हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रस्तावना के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक जो हमने जाना प्रस्तावना के बारे में, यानी उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, आज उसको थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक बार फिर रिकॉल करते हैं अपनी प्रियम्बल को शॉर्ट फॉर्म में, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं और जो चीज़ें हम भूल रहे हैं वो भी हमें याद आ जाए। तो सबसे पहले देखो, ये उद्देशिका को देखते हैं। हम भारत के लोग, हमने बात की थी कि हम भारत के लोग बताते हैं कि मतलब क्या होता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। भारत के नागरिक हैं, यानी जनता है ना। जो पावर है वो किसके पास है? वो जनता के पास है। ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या है कि जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो, जिसमें बाहरी किसी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो, उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बात करें समाजवादी की, तो समाजवादी में क्या है कि राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हम इस तरीके से करें कि हर किसी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। किसका? हर किसी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। वो क्या है? आपका समाजवादी है। समाजवादी आपका मार्क्सवादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, इन सारी विचारधाराओं का क्या है? मिला जुला रूप है। ठीक है। तो हमारा मेन जो दायित्व है वो क्या है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करना, है ना। पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें तो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की जगह था। तो भारतीय राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यानी अगर हम बात करें ये किसी पर्टिकुलर धर्म की ओर इंगित नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर धर्म को वो झुकाव नहीं करता है। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है कि भारत पर शासन करने वाले लोगों का चुनाव सभी भारतीयों द्वारा होगा। यानी देखो, लोकतंत्रात्मक राज्य में जनता शासन करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं। किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब होता है कि जो जनता होती है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। हम वोट देते हैं ना, हमारे द्वारा वोट जब जाता है वही गवर्नमेंट मतलब सरकार बनती है, वही सरकार बनती है ना। तो हमारे द्वारा जब हमें वोट हम देते हैं, यानी जिस इंसान को हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं वो शासन करता है, वो हमारे प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है। ठीक है। गणराज्य, गणराज्य मतलब एक तरह से भारत पर कभी भी किसी राजशाही संस्था का शासन नहीं होगा, यानी ऐसा राज्य जहां एक आम आदमी सर्वोच्च पद को हासिल कर सकता है ना। जैसे राष्ट्रपति का पद में कौन सी योग्यता? कोई पढ़ा लिखे वाली योग्यता तो है नहीं। तो हम चाहें तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। हम चाहें तो राष्ट्रपति पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिस राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है वह राज्य क्या होता है? गणराज्य होता है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम यहाँ पे कुछ जो न्याय हैं उनकी बात करते हैं। वो कौन कौन से न्याय हैं? एक है सामाजिक, एक है आर्थिक और एक है राजनीतिक। तो अगर क्वेश्चन आएगी कितने न्याय की बात की जा रही है, तो 3 न्याय की बात की जा रही है ना। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी शोषण न्याय क्या है? यानी किसी जाति, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर जो होने वाले भेदभाव हैं उनको खत्म करना, ये क्या है? सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय मतलब होता है आर्थिक समानता लाना, यानी लोगों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, या नहीं किया जाना चाहिए। वो क्या है? वो आर्थिक यानी इकोनॉमिक न्याय है। राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो लोगों को वह मिले जिसके वे योग्य हैं, वो क्या है? राजनीतिक न्याय है। अब हम बात करते हैं, कुछ हम लोग को स्वतंत्रता मिली है
और वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। वो कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसकी किसकी? हमने अभी बात की किसकी? विचार की। यानी विचार अभिव्यक्ति का मतलब एक तरह से ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी विचारों और अपनी राय को बिना किसी डर के रख सकता है। वो क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अगर आपको बता दें, आर्टिकल 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी उनको आज़ादी है अपनी चीज़ें व्यक्त करना। तो ये देखो, अभिव्यक्ति अगर करेगा तो वो मौखिक रूप से भी कर सकता है, लिखित रूप में भी कर सकता है, कार्टून बना के भी कर सकता है। वो अपनी चीज़ें व्यक्त करने के लिए किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का सहारा ले सकता है। अगर बात करें विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो लोगों को अपने धर्म या अपना जो भी विश्वास वो मानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं उसको मानने की उन पे आज़ादी है। कोई भी मतलब ऐसा रोक टोक नहीं है। कोई भी किस प्रकार की शिक्षा ले सकता है, किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त कर सकता है, किसी प्रकार का सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ये उनको आज़ादी है। हम चाहें तो हम इस भगवान को पूजें, हम चाहें तो उस भगवान को पूजें, हम जिसको मानना चाहें उसको मानने के लिए हम क्या हैं? आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी आती है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो अगर हम कहें समता का अधिकार, यानी सभी नागरिकों को अपनी योग्यता और शक्ति के मतलब मुताबिक विकास के मौके देता है। क्या करता है ये? समानता का अधिकार क्या करता है? सभी को उसकी जो भी है क्वालिटी है, जो भी उसके पास क्षमता है, उसके हिसाब से उसको विकास के आगे मौके देता है। ठीक है। हम अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो क्या होता है कि किसी भी नागरिकों को सम्मान या समान अवसर प्राप्त हो, उसको समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसकी बात करते हैं। अगर हम बंधुता की बात करें तो बंधुता मतलब क्या होता है? देश के सभी जो लोग हैं उनके बीच, उनके आपस में भाईचारे की भावना हो, एकता की भावना हो, वो सब क्या है? बंधुता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उसको याद रखिएगा। एंड ये जो आपकी डेट है, यानी 26 नवंबर 1949 को, ये अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये रहा आपका क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो यहाँ पे प्रस्तावना से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ है जो मैंने आपको बताया है ये ज़रूरी है। बाकी अगर आपको और अच्छे से डिटेल से जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जो आरू की बनी है उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन दो शब्दों को शामिल किया गया था? वैसे तो 3 शब्द को शामिल किया गया था, लेकिन 2 शब्द यहाँ पूछा गया है, तो आप वो 2 शब्द बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लोकतांत्रिक और समाजवादी, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है समाजवादी और संप्रभु, और चौथा है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। तो अभी जो हमने पढ़ा है आपने देखा ही है, मैंने ऊपर के उद्देश्य का आपको समझाया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से आंसर नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये 2 शब्द शामिल किया गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, जब वो प्रधानमंत्री थी, तब कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो अब क्या है, पहले संशोधन के पहले क्या था, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन संशोधन के बाद संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संप्रभुता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब किसको कहते हैं संप्रभुता? अभी मैंने आपको बताया संप्रभु राज्य क्या होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश संप्रभु राज्य स्टेट है? क्या उत्तर प्रदेश संप्रभु स्टेट है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि भारत किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य है। ठीक है, दूसरा है, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है और इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत या तो एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा दे सकता है। क्या संप्रभु का ये मीनिंग होता है? चौथा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगी तो शायद आपको दिखे ही नहीं, आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने अभी भी बात की थी कि जो आपका संप्रभु राज्य है उस वो किसको कहते हैं, यानी ऐसा राज्य जो अपनी आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो और किसी बाहरी शक्ति का आपके मामलों में हस्तक्षेप ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर मोदी जी कोई निर्णय ले रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप या कोई आके कह रहा है कि नहीं मिस्टर मोदी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। उसमें कोई भी बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक निर्णय लेने में या बाहर निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, एक शब्द याद रखिएगा, संप्रभुता लैटिन शब्द सुपरनस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, उच्चतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी जिसको बोलते हैं उद्देश्य का कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? अभी अभी मैंने इसका आपको अर्थ बताया है। आई होप अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है गणराज्य, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और चौथा है समाजवादी। तो आपको बताना है कि जो भारत के किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है किसको डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यानी जो अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ठीक है, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, ये सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को, संप्रभुता को, समता को, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है न्याय को। किसको बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रस्तावना राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किसी मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है, तो किसको बढ़ावा देना है? बंधुता को। बंधुता मतलब क्या होता है? भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। भारत के संविधान के दार्शनिक पद पर आधारित है। दार्शनिक पद पर आधारित है, क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928, पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947, महात्मा गांधी का लेख यंग इंडिया में स्वतंत्रता 1922, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है।
यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में इसकी छवि नजर आ रही है। इस चीज का एक मीनिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगी तो पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा लेते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, विधानसभा के पहले सत्र में स्थानांतरित किया गया और बाद में 22 जनवरी 1947 को संकल्प को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। और इसके बाद इस उद्देश्य संकल्प को बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो संकल्प में है क्या कहा गया कि संविधान सभा सबसे पहले भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करेगी। प्रस्तावना में ये कहा गया कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। मतलब कौन सा ऐसा, अभी हमने आपको पूरी प्रस्तावना पढ़ के भी सुनाई, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपकी प्रस्तावना में नहीं लिखा है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या साम्यवादी, ठीक है। तो आप मुझे आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है उसमें आपको नहीं दिखाई दिया। तो वो है आपका साम्यवादी। क्या है, साम्यवादी। बाकी संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। आपको सही क्रम मालूम होना चाहिए क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेंगे तो आप अपर लेवल की तैयारी करते हो तो इतने इजी क्वेश्चन के आंसर तो आप आराम से दे दोगे। तो उनको थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट करना पड़ता है ताकि जितने सारे लोग हैं उनमें से कुछ जिन्होंने अच्छे से डीप स्टडी की है वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पहला है प्रभुत्व, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय। सेकंड है समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ठीक है। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, सबके मीनिंग्स आपको पता ही हैं, अभी हमने बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है, ये क्रम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किसकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी, जर्मनी, जापान, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। आप इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको यहाँ से संबंधित थोड़ा सा चीज़ें हम बता दें कि देखो यहाँ पे हमने जाना कि प्रस्तावना का जो प्रारूप है, ठीक है, प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो आपके यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर हम न्याय की बात करेंगे, न्याय का आदर्श हम लोगों ने रूस की क्रांति से लिया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, आपका स्वतंत्रता, आपका समता, ठीक है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की आपकी समता और बंधुता, 1 प्रकार की बंधुता। ये आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किसकी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। ये तीनों चीज़ें किसकी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। अगर हम कहेंगे कि जो प्रस्तावना की भाषा है, इसकी प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे, ऑस्ट्रेलिया से। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ ताकि आपको क्या कहते हैं चीज़ें और समझ में आए। मैंने आपसे बात की
कि जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। न्याय के आदर्श की हमने बात की, तो न्याय का जो आदर्श है वो आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, हमने बात की कि जो स्वतंत्रता है और जो आपका क्या कहते हैं समानता है और जो आपका बंधुता है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका तीनों चीज़ लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से ये प्रेरित है। फिर हमने बात की प्रस्तावना की जो भाषा है उसकी भावना कहाँ से ली गई, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक चीज़ और गौर कीजिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द क्या है? समाजवादी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। और तीसरा क्या है आपका? अखंडता। क्या है? अखंडता। ये पहले नहीं थी, लेकिन जब ये इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये, जब इमरजेंसी थी, इस वक्त 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन याद रखिएगा तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से भी आ जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की। एक्चुअली जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमने 60 देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें ली, और कुछ चीज़ देखो, जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, अब कोई कहे कि हाँ हमने ऐसे वहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हमें ठीक लगी, जो हमारे राष्ट्र के लिए सुटेबल था, जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सही था, वो चीज़ें ली। हमने संघात्मक को भी अपनाया, हमने एकात्मक को भी अपनाया, दोनों चीज़ों का हमने मिक्सअप रूप रखा। तो यहाँ पे अगर बात करें हमने यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो हमने जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है, तो महाभियोग मतलब क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसको बोला जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पदोन्नति होती, मतलब जैसे उनको पद में रखने की, जो पद से हटाने की, पदोच्चति, हाँ यानी पद से हटाने की, सॉरी, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब यूएसए के संविधान से ले गए, हमने अडॉप्ट की हैं चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवाद, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष या संघवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, समाजवाद तो है, लोकतांत्रिक भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, और संघवाद नहीं है। क्या है? संघवाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है? यह प्रवर्तनीय है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है? प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि वाद योग नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रस्तावना किसी भी न्यायालय में क्या वाद योग नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, हमने देखा था कि प्रस्तावना में जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनकी एक तरह से सोच झलकती है, वो क्या फ्यूचर में कैसा भारत देखना चाहते थे, कैसा देखना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने प्रस्तावना में पूरी तरह से रखा है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ये है कि यह परिवर्तनीय नहीं है, यानी वाद योग नहीं है। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को क्या हुआ कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे हम संविधान सभा द्वारा कब 22 जनवरी
1947 को स्वीकार किया गया का प्रतिरूप ही क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, इतनी चीजें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, हमने अगर प्रस्तावना में अच्छे से देखा है तो एक एक शब्द हमको गौर करना है। ठीक है, संघीय, गणतंत्र, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो देखो, एक क्वेश्चन कई फॉर्म में देखो पूछा गया, क्वेश्चन का ये टाइप्स है उसी को चेंज कर दिया गया, बाकी ऑप्शन वही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना वही है लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया गया है तो उसमें अंतर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है संघीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को या मौलिक कर्तव्य को। इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। प्रस्तावना को एक तरह से हम संविधान की आत्मा कहते हैं क्योंकि ये संविधान का एक हिस्सा है और इसी में सारी चीज़ों का वर्णन है। एक छोटे से संक्षिप्त रूप में हमने पूरा फ्यूचर प्लान ही उसमें डाल दिया है कि आगे जाके हम अपना भारत, हम अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। राइट, तो यहाँ अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है और ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। ठीक, मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी के बारे में वर्णन है और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, हमने कहा ना, हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से अडॉप्ट की हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य आपके पहले 10 थे, अब कितने हैं, 11 हैं। तो 4 के ए में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसको शामिल किया गया। वर्तमान में अगर बात करें तो अनुच्छेद 51 के ए के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले 10 थे, अब क्या हो गए, 11 हो गए। और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, सोवियत संघ से, यानी हम रूस की बात कर रहे हैं, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो 10 थे ये 11 कैसे हुए, तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11 हुए, यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले 10 थे, अब वो 11 हो गए। और किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिख समिति के। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, आंसर ज़रूर दीजिएगा कि 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा और क्या चीज़ें आई। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, यानी जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। वो भी कौन सा संशोधन था, 46वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक है, चलिए, तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और समाजवादी, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने, जेपी कृपलानी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या बी आर अम्बेडकर जी ने। अच्छा, आप बताइए कि बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ने किसको संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा को। वैसे तो हम संविधान की आत्मा प्रस्तावना को मानते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट अम्बेडकर जी के उसमें आ जाए तो आप अनुच्छेद जो 32 है उसको उन्होंने संविधान की आत्मा
कहा है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। ये प्रारूप समिति के मेन है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या हुआ, अपना लिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम है। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने भेदभाव और दलित और छूत जैसे समाज भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया है, और 1990 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ इनके लिए जानने लायक है तो ये यहाँ पे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति हैं ये, 1950 से 1962 तक। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए। ठीक है, सेवा करने वाले राष्ट्रपति हम पढ़ ही चुके हैं इसको। चलिए, यहाँ पे अगर बात करें तो 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी बने। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें जेपी कृपलानी की, जिनका मूल नाम क्या है, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, ये आचार्य कृपलानी के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है? समाजवादी, संघीय, संप्रभु और लोकतांत्रिक। तो इसका आंसर आप इजी तरीके से दे सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है संघीय। ठीक है, तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रस्तावना से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको मैं इजी तरीके से बता सकूं। आने वाले एग्ज़ाम जो भी आप RO, PCS, IS वगैरह में तैयारी कर रहे हैं, तो इससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि एक तरह से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है जब आपकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं। क्योंकि न्यू चैनल है, न्यू चैनल में वैसे भी हम लोग भी क्या होता था कि जब लोगों के व्यूज़ देखते थे तभी उस वीडियो पे क्लिक करते थे, मटेरियल चाहे कैसा भी हो, पढ़ा चाहे कैसे भी रहे हो, लेकिन जब देखा कि वो इसमें इतने सारे व्यूज़ हैं तो हम उसी को ओपन करते थे। तो जितना आप शेयर करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ जो मैं चीज़ें कर रही हूँ वो थोड़ा ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम RO, PCS, IS में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।